नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है उसके लिए हम ये लिख सकते हैं एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू is equals to present value of cash inflows minus present value of cash outflows. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एनपीवी मालूम है 1.2 मिलियन, यहां पर 1.2 मिलियन लिख दो. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का मतलब है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1 और दूसरा हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2 माइनस 8 लाख रुपए. ये आपका इक्वेशन बन जाएगा. नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 1.2 मिलियन है. नेट प्रेजेंट वैल्यू की जगह मैंने 1.2 मिलियन लिखा. जो ये नंबर 1 वाले 2x हैं उसको 0 पे लेकर आने के लिए मैंने 1 प्लस 10% पावर 1 से डिवाइड किया और ये नंबर 2 वाले जो x है उसको 0 पे लेकर आने के लिए मैंने 1 प्लस 10% पावर 2 से डिवाइड किया और 800,000 मेरा आउटफ्लो है. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 800,000 उल्टे हाथ पर आएगा तो ये बन जाएगा 2 मिलियन इज इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1 और x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2. ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसको सॉल्व करो जरा. 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1 कितना बनता है? 1.81 1.81x और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2 कितना बनता है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2 1. 0.826x. अब इन दोनों को राइट साइड वाली दोनों चीजों को ऐड करो. 2 मिलियन इज इक्वल्स टू और ये 1.81 और 0.826 को ऐड करो 2.63 और फिर 2.63 लेफ्ट साइड पर डिवाइड होगा तो 2 मिलियन डिवाइडेड बाई 2.63 कितना बनेगा? 2 मिलियन डिवाइडेड बाई 2.63 760,456. अब इसके करीब तरीन जो आंसर है ना, हाँ ये नहीं बन रहा. 0.826 नहीं है, 1.21 है. 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2 ये चीज करी है ना. 1 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2 0.826 है ना. तो यही आ रहा है 760,456. 7.5 के बाद 8.596. चलो तकरीबन इसके आसपास आ रहा होगा ना. तकरीबन इसके आसपास आ रहा है या नहीं? क्या 8 लाख जो माइनस हो रहा था वो लेफ्ट साइड पर आया तो 2 मिलियन में ऐड हो गया ना. ठीक है, अब बताओ कोई मसला. तो इसके करीब तरीन हमारा जो आंसर आ रहा है ना 6.45 का आंसर वो बी होगा. ये करीब तरीन है, सबसे करीब यही वैल्यू आ रही है. ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर 6.46 कर लेते हैं. जो लोग लेट आए थे 6.45 रिकॉर्डिंग में देख लेना, उसके बारे में अब नहीं सोचो. 6.46 से स्टार्ट कर दो ताकि आप क्लास के साथ साथ चलते रहो. 6.46 जो है 6.46 जो है ना वो करवा देता हूं मैं.
6.46 में लिखा हुआ है अ प्रोजेक्ट हैज एन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 15%। एक प्रोजेक्ट का IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% होने का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट मुझे साल का 15% कमा कर देता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% होने का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट मुझे साल का 15% कमा कर देता है। There is only one cash outflow of 750,000 today and a single cash inflow of certain amount 3 years from today. एक प्रोजेक्ट है जो मुझे सालाना 15% कमा कर देता है, इसका IRR 15% है। और ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट का एक ही कैश आउटफ्लो था 7.5 लाख का आज। इस प्रोजेक्ट का एक ही कैश आउटफ्लो था और वो कैश आउटफ्लो था 7.5 लाख रुपए का, जो कि था आज। एंड अ सिंगल कैश इनफ्लो ऑफ सर्टेन अमाउंट 3 years फ्रॉम टुडे। और एक सिंगल कैश इनफ्लो था 3 साल बाद। एक सिंगल कैश इनफ्लो था 3 साल बाद। और वो जो सिंगल कैश इनफ्लो था 3 साल बाद, वो कितने अमाउंट का था ये मालूम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूट दी नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है। इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13%, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% है, या अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% हो, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? ठीक है, वापस से सवाल पढ़ते हैं। अ प्रोजेक्ट हैज एन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 15%। एक प्रोजेक्ट का IRR 15% है। देयर इज ओनली वन कैश आउटफ्लो ऑफ ₹750,000 टुडे एंड अ सिंगल कैश इनफ्लो ऑफ सर्टेन अमाउंट 3 years फ्रॉम टुडे। इस प्रोजेक्ट में आज 7.5 लाख रुपए लगाए जाते हैं और 3 साल बाद एक खास अमाउंट रिसीव होती है। यानी कि 7.5 लाख रुपए जो आज लगाए जाते हैं वो कैश का आउटफ्लो होता है, और 3 साल बाद जो अमाउंट मिलता है वो कैश का इनफ्लो होता है। कंप्यूट दी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13%। आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू बतानी है अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% हो तो। ठीक है, सबसे पहले आपको दो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, वो दो प्रॉपर्टीज हम रिकॉल करते हैं। एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, इफ IRR is used as discount rate, NPV is equals to 0. If IRR is used as discount rate, NPV is equals to 0. अगर IRR को डिस्काउंट रेट के तौर पर यूज करा जाएगा तो NPV 0 आएगी। दूसरी एक प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी, इफ डिस्काउंट रेट इज इंक्रीज्ड, अगर डिस्काउंट रेट को इंक्रीज करा जाए NPV डिक्रीजेस, तो NPV या नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, मोबाइल को तुम वाइब्रेट पे लगा लो, ठीक है, और हम सब बजाते रहते हैं। चौथी पांचवी बार तुम्हारा फोन बज रहा है यार। हाँ, तो फिर क्या बज रहा था? अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपके पास उसने 15% IRR दिया हुआ है। 15% IRR दिया हुआ है और प्रोजेक्ट में एक कैश का आउटफ्लो 7.5 लाख का और एक ही कैश का इनफ्लो है। सही है। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि ये जो कैश का इनफ्लो है, ये जो कैश का इनफ्लो है, ये कैसे कैलकुलेट हो सकता है? कोई किसी को पता है? कोई बता सकता है? ये जो कैश का इनफ्लो है एक्स का, ये कैसे कैलकुलेट हो सकता है?
तुम बताओ जो सबसे पहले, हाँ तुम। चलो तुम बता दो। नहीं नहीं, ये 750,000 को डिवाइड कर दें डिस्काउंट रेट से, ऐसे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। एक मिनट इसको बताने दो। 13% से डिवाइड कर दूं। 1 + 13% पावर पावर 3 आ जाएगा। देखो हम करेंगे क्या, हम जो दो प्रॉपर्टीज लिखी है ना उसमें से पहली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं एनपीवी का इक्वेशन क्या होता है। एनपीवी का इक्वेशन क्या होता है बताओ। एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। इस सवाल में 13% क्या चीज है? इस सवाल में 13% क्या चीज है? 13% क्या चीज है, पढ़ लो ना सवाल में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और 15% क्या चीज है? आईआरआर, है ना। अगर आईआरआर को एज अ डिस्काउंट रेट यूज किया जाता है तो उस केस में एनपीवी कितनी होती है? ठीक है। अब अगर इस प्रॉपर्टी को यूज करें तो एनपीवी जीरो होगी। एनपीवी जीरो होगी प्रोवाइडेड कि हमने डिस्काउंटिंग के लिए क्या यूज किया हो? आईआरआर। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस कैसे लिखूंगा मैं बताओ। इस प्रोजेक्ट का एक ही कैश आउटफ्लो है 7.5 लाख और एक ही कैश इनफ्लो है एक्स। तो हम इसको डिस्काउंट करेंगे तो एक्स को डिवाइड कर देंगे किससे? 1 + 13% या 15%? 15%। इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपने आईआरआर को एज अ डिस्काउंट रेट यूज किया हुआ तो एनपीवी जीरो होगी। और कैश आउटफ्लो कितना है? 750,000। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 750,000 लेफ्ट साइड पर आएगा तो 7.5 लाख इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 + 15% पावर 3 और x बन जाएगा 7.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 + 15% पावर 3। कितना बनेगा? 11,40,656.25। 11,40,656.25। ठीक है। इसमें कोई मसला? देखो हमने पहली प्रॉपर्टी यूज करी। हमने आईआरआर को एज अ डिस्काउंट रेट इसलिए यूज किया क्योंकि हमें पता है कि अगर हम आईआरआर को एज अ डिस्काउंट रेट यूज करते हैं तो एनपीवी जीरो होती है। हमने एक इक्वेशन बनाई, उस पर एनपीवी की जगह जीरो लिखा। जो चीज़ नहीं पता थी उसको आईआरआर की परसेंटेज इस्तेमाल करके डिस्काउंट किया और कैश आउटफ्लो जो है वो 7.5 लाख लिखा। इसके बाद जब इसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 11,40,656.25। ठीक है। अब ये एक्स की वैल्यू है, यानी कि अब मुझे ये पता चल गया कि इस प्रोजेक्ट में एक कैश आउटफ्लो था 7.5 लाख का और ईयर 1 2 पर कुछ नहीं था। ईयर नंबर 3 पर एक कैश इनफ्लो था 11,40,656.25 का। ठीक है। अब हमें एनपीवी ढूंढनी है अगर, तो एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो हम लिख देंगे 11,40,656.25 डिवाइडेड बाई 1 +
13% पावर 3 माइनस 7.5 लाख। अब हमने 13% क्यों यूज किया? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% है, और जब एनपीवी कैलकुलेट करनी होती है तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करते हैं डिस्काउंटिंग के लिए। अब बताओ उसका क्या आंसर आता है? 40532 पॉजिटिव, यानी कि ए आंसर होगा। तुम क्या नाम है तुम्हारा? अली। पेंसिल मिल गई तुम्हें? पेंसिल ढूंढ रहे थे, रेजर ढूंढ रहे थे, शार्पनर ढूंढ रहे थे थोड़ी देर पहले? पक्की बात है? खड़े हो। समझ आ गया ना तुम्हें? है ना? यूं यूं गर्दन पे ला रहे थे, खड़े हो। क्या किया है? कुछ समझ आया है तुम्हें? हाँ। क्या कर रहे थे? अच्छा लग रहा था? आधे में आए थे? कहाँ आधे क्वेश्चन में आए थे भाई? तुम तो पूरे बैठे हुए थे यहाँ पर 6.46 से। तुम तो जब बहुत कम बच्चे आए थे तब से आए हुए हो। कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर? हाँ, कैमरे लगे हुए हैं। दो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, एक तो आधी लिखी हुई है यहाँ पर। चलो तुम ये दोनों बता दो, चलो। हाँ, चलो अगला सवाल तुम पढ़ो। छोड़ो इसको, 4 6 को। बैठना नहीं तुम। 4 6 जो है वो अभी छोड़ो। सही है। 4 7, चलो एक ही सवाल पेस्ट करता हूं मैं। एक एक कर कर अब तुम लोगों से ही पूछता हूँ। चलो 4 7। हाँ अली, अली नाम है ना तुम्हारा? 6 पॉइंट। अच्छा, किताब अभी खुल रही है? जी, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। An investor invests rupees 500K today with the objective of receiving 2 annual dividend at the end of first year and second year, inclusive of the original invested amount. If the interest rate is 16%, compute the amount of interest received in the second year. क्या करूं अब? ये बिल्कुल तुम्हारे बराबर में ये भाई साहब। क्या नाम है? पहली क्लास है? पहले ऑनलाइन ही ले रहे थे। आज पहला दिन है। वो बीच कितना बड़ा था? बस 3 4 क्लासेस ऑनलाइन हुई? पक्की बात है? अच्छा, बताओ। हाँ अली, क्या लिखा है भाई? चलो तुम ये बता दो, ये क्या लिखा है? ये क्या मतलब है इसका? ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी है नहीं लिखी होती, या लिखी है तो क्या लिखी है? कुछ और लिखा होता तो क्या होता? देखो, दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। यहाँ पर एक बात तो ये पक्की है कि इसने लिखा हुआ है, एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट रुपीज 500,000 टुडे। एक इन्वेस्टर ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं। आपके पास दो तरह के सवाल आ सकते हैं। इस सवाल के साथ साथ ये डायग्राम भी बना लो। कुछ सवाल आपको ये बोलेंगे कुछ सवाल आपको ये बोलेंगे कि इन्वेस्टर जब पैसे इन्वेस्ट करेगा तो उसको हर साल हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, एवरी ईयर।
और आखिरी साल इसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा ना, आखिरी साल जो इसका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो भी वापस मिलेगा लास्ट ईयर। ठीक है, कुछ सवाल आपके पास ऐसे आएंगे जिसमें आपको लिखा हुआ होगा कि एक इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा और आखिरी साल उसको उसका इन्वेस्टेड अमाउंट भी दोबारा मिल जाएगा। अब देखो यहां पर सवाल में रेट कितना है, 16%। एज्यूम करो ये वाली कंडीशन दी हुई होती, अगर ये वाली कंडीशन दी हुई होती तो इन्वेस्टर ने ईयर नंबर 0 पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, ईयर नंबर 0 से ईयर नंबर 1, ये जो एक साल है इसका इंटरेस्ट कितना बना, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 16% कितना बनता है, 80,000। बैंक ने पहले साल इसको कितने वापस करने होते करे होते, 80,000 वापस करे होते। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि हर साल इंटरेस्ट मिलेगा बस। फिर वापस से ये वैल्यू आ जाती ईयर नंबर 1 पर 5 लाख पर, फिर ईयर नंबर 1 से ईयर नंबर 2 तक का इंटरेस्ट होता, वो होता 5 लाख का 16%, यानी कि दोबारा से 80,000। अब दूसरे साल इसको कितने पैसे मिलते हैं, टोटल 5,80,000 मिलते हैं, टोटल 5,80,000 रुपए मिलते हैं, क्योंकि 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट थी तो दूसरे साल इसको इसका इंटरेस्ट भी मिलेगा और इसके अपने पैसे भी इसको दोबारा वापस मिल जाएंगे और ये वैल्यू जो है ये जो बैलेंस है ना ये 0 पर आ जाएगा। ये एक तरीका है, ठीक है, ये एक तरीका। दूसरे जो सवाल होंगे उसमें ये जो ब्रैकेट में जिस तरह की बात लिखी हुई है इस तरह की बात लिखी हुई होगी जिसमें लिखा हुआ होगा कि an investor invests 500,000 today with the objective of receiving 2 equal annual receipts at the end of first year and second year inclusive of the original invested amount। इसका मतलब ये है कि हर साल इसको जो रिसिप्ट्स मिल रही है ना, एनुअल रिसिप्ट्स, उसमें 2 हिस्से हैं। हर साल इसको जो अमाउंट मिलता है उसमें से कुछ इंटरेस्ट मिलता है और कुछ इसका प्रिंसिपल इसको दोबारा मिल जाता है, या इसका इन्वेस्टेड अमाउंट कह लो कि इसको दोबारा से मिल जाता है। इस दूसरे वाले केस में दूसरे साल के आखिर में 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उसमें से कुछ पैसे पहले साल के आखिर में मिल चुके होंगे। समझ में आया अली? बताओ, पहला वाला बताओ। पहले वाले केस में जो है इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, जिसमें इंटरेस्ट रेट है, और जब इन्वेस्टमेंट जिस साल खत्म होगी उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा और उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट भी वापस मिलेगी। दूसरे वाले केस में जो है इन्वेस्टेड अमाउंट पूरी वापस नहीं मिलेगी और इंटरेस्ट कट के बाकी मिलेगी और इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर साल। क्या दूसरे वाले केस में क्या? दूसरे वाले केस में इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टेड अमाउंट पूरी मिलेगी, उस पे कट के मिलेगी। उस पे कट कर? किस पे? उससे कट कर मतलब 5 लाख दिए थे, नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। कितने कम मिलेंगे? जितना रेट होगा। चलो रेट भी है तुम्हारे पास, इन्वेस्टेड अमाउंट भी है तुम्हारे पास, अब बताओ जरा मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम? 5 लाख रुपए लगाए इस बंदे ने, पहले साल के आखिर में इसको 80,000 रुपए मिलेंगे? मिलेंगे। और क्या मिलेगा? कुछ नहीं। सही है। फिर क्या होगा दूसरे साल? 80,000 हो गई, 5 लाख से कम मिलेंगे, बाकी माफ। तुम कह रहे हो 5 लाख लगाए इसने, पहले साल के आखिर में 80,000 मिल गए, दूसरे साल के आखिर में 80,000 मिल गए और बाकी कट के मिलेगा। क्या कट के मिलेगा? दूसरे वाले केस में हर साल जब इसको अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट में कुछ हिस्सा इंटरेस्ट का होगा और कुछ हिस्सा इसका इन्वेस्टेड अमाउंट का या प्रिंसिपल का, दोनों हिस्से होंगे। पहले साल 80,000 रुपए नहीं मिलेंगे, उससे प्रोबेबली ज्यादा पैसे मिलेंगे। देखो अगर इसकी टाइमलाइन बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस दूसरे वाली केस में मैंने आज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे
पहले साल के आखिर में मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, अब वो इस सवाल में ढूंढने हैं ना, और दूसरे साल के आखिर में भी कुछ पैसे मिलेंगे, दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है रिसीविंग टू इक्वल एनुअल रिसिप्ट्स। वो ये कह रहे हैं कि एक बंदा 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा तो उसको पहले और दूसरे साल के आखिर में एक बराबर एक ही जितनी अमाउंट दी जाएगी, इंक्लूसिव ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टेड अमाउंट। इसमें इसने जो पैसे इन्वेस्ट करे हैं वो भी शामिल होंगे। अब अगर मुझे ये वैल्यू ढूंढनी हो ना कि ये वैल्यू कितनी होगी, तो एक तरह से ये स्पॉट हो गया। देखो स्पॉट में क्या होता था, कुछ पैसे बंदा डिपॉजिट करता था और कुछ इसको रिक्वायर्ड होते थे जो वो बैंक से निकालता था, है ना। तो इसी तरह से इसने बैंक में अगर 5 लाख रुपए डाले ईयर 0 पर और बदले में इसको 1 और 2 पर कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो वो दोनों किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर इक्वल होने चाहिए। अच्छा, क्या यहाँ पर अगर इस x को और इस x को देखो तो ऑर्डिनरी एन्युटी बन रही है। टाइम पीरियड अमाउंट, टाइम पीरियड अमाउंट, और अमाउंट हमेशा सेम है। तो मैं एक फॉर्मूला यूज करता हूँ, P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n अपॉन आई। P होती है प्रेजेंट वैल्यू। जब ये x और x की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो स्पॉट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो पैसा आपने डिपॉजिट करा है और जो पैसा आपको मिल रहा है वो दोनों ये नंबर 0 पर बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख के बराबर होगी। P की जगह 5 लाख लिख दो। R जो है वो आपने ढूंढना है और रेट है 16% का। जरा इससे मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट कर बताओ कितनी आएगी। 311481। चेक करो जरा सब, ये अभी x की वैल्यू आई है। ये आ रही है वैल्यू। इसका मतलब ये है कि इसको पहले साल के आखिर में कितने पैसे मिलेंगे, 311481। दूसरे साल के आखिर में भी कितने पैसे मिलेंगे, 311481। अब देखो इसने कितने इन्वेस्ट करे थे, इसने इन्वेस्ट करे थे 5 लाख। बदले में इसको, अच्छा पहले साल का इंटरेस्ट कितना बनता है, पहले साल का इंटरेस्ट बनता है 5 लाख का 16% यानी कि 80,000। और इसको दिए कितने पैसे जा रहे हैं, इसको वापस करे जा रहे हैं 311481। तो अगर इसको 5 लाख पे 80,000 का इंटरेस्ट बनता है और 311481 दिए जा रहे हैं, तो अब कितने बच गए पीछे, 231481। जो पहले साल इसको पैसे मिले ना 311481, जो पहले साल इसको पैसे मिले हैं 311481, इसमें इसको 80,000 रुपया इंटरेस्ट का मिला है। और जरा 311481 में से 80,000 हटाना। टू सिक्स 8519। अच्छा 311481 जो आंसर आया है, इसमें से 80,000 हटाओ, बाकी कितना बचता है, 311481 में से 80,000 हटाओ, बाकी कितना बचता है, 1231481।
देखो पहले साल 5 लाख का इंटरेस्ट बनता है 80,000, लेकिन इसको दिए जा रहे हैं 3,11,481। 3,11,481 में 80,000 रुपये इंटरेस्ट है, और बाकी 231,481 इसके पैसे ही इसी को वापस कर रहे हैं। अगर 5 लाख में से 231,481 माइनस करोगे ना, तो 268,519 आएगा। 5 लाख में से अगर 231,481 माइनस करोगे तो 268,519 आएगा। इसके बाद अगला साल शुरू हुआ तो 268,519 पर 16% इंटरेस्ट कितना बनता है? मैं रिपीट कर देता हूँ, बस एक छोटी सी वर्किंग पूरी होने दो, फिर रिपीट करता हूँ। 42,963.04 छोड़ देते हैं। और अगले साल भी अगर 3,11,481 मिले हो तो देखो ये जीरो पर जा रहा है या तकरीबन जीरो होगा, है या नहीं है? कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना, तो वो राउंडिंग ऑफ की वजह से होगा। अब देखो हुआ ये कि इस दूसरे वाले केस में हमने पहले तो x ढूंढा, x हमारा 3,11,481 आया। ये वो अमाउंट है जो इसको हर साल मिल रही होगी। इसने अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे तो 5 लाख का 16% 80,000 बनता है। इसको बैंक ने 80,000 नहीं बल्कि 3,11,481 दिए। तो अगर 5 लाख जमा 80,000 580 बनते हैं, उसमें से इसको 3,11,481 दे दिए जाते हैं, तो 268,519 बच जाते हैं। फिर 268,519 जो है इस पर 16% का इंटरेस्ट 42,963, और 42,963 जो है वो और इसका प्रिंसिपल इसको वापस दिए जा रहे हैं, तो जीरो पर आ जाती है पोजीशन। ठीक है। अब हमसे सवाल क्या पूछा था? कंप्यूट दी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव इन द सेकेंड रिसिप्ट। दूसरी बार जब इसको 3,11,481 दिए गए तो इसमें इंटरेस्ट कितना था? 42,963। अब बताओ क्या सवाल है तुम्हारा? सही है, कोई मसला है इसमें? देखो आपको ये देखना पड़ेगा कि सवाल में कौन सी कंडीशन दी हुई है। क्या सवाल हमें ये बोलता है कि हर साल इंटरेस्ट मिलेगा और फिर आखिरी साल इंटरेस्ट और आपके जमा करे हुए पैसे दोनों दोबारा पूरे के पूरे वापस मिल जाएंगे, या फिर सवाल बोलता है कि हर साल इक्वल अमाउंट मिल रहा होगा? अगर सवाल बोलते हैं हर साल इक्वल अमाउंट मिल रहा होगा, तो आपने जो इन्वेस्ट करा हुआ है वो 5 लाख रुपए ईयर जीरो पर आप इन्वेस्ट करोगे, या नंबर 1, और या नंबर 2 पर आपको कुछ पैसे मिल रहे होंगे। देख लो इस सवाल को एक और बार, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या देखते हो बार बार पीछे तुम? पीछे जावा हम्म, क्यों? हाँ बस सर क्या? क्यों? क्या पीछे जा? बताओ अभी इसमें कोई मसला है? आया तुम्हें समझ? इसमें कोई मसला है? अच्छा देखो, पहली जो किस्त होती है, अगर आपसे किसी एमसीक्यू में ये पूछा जाए कि पहली जो रीपेमेंट की किस्त होती है एज कंपेयर टू सेकंड किस्त, पहली किस्त में प्रिंसिपल का ज्यादा अमाउंट रीपे करा जा रहा होता है। ट्रू या फॉल्स? तुम ही बता दो। ट्रू। पहली किस्त में क्या ज्यादा करा जा रहा होता है? कैसे?
फिर उसके बाद जो दूसरे साल मिलता है वो पहले साल का टैक्स काट के मिलता है ना सब। अभी टैक्स कहाँ से आ गया बाबले? पहले साल कितना अमाउंट है? इसमें मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना है? 80,000 है। और प्रिंसिपल कितना है? 2341। अच्छा, अब दूसरी बार बताओ, दूसरी बार कितने पैसे दिए हैं बैंक ने वापस? सेम दिए हैं, 311,481। मुझे बताओ इसमें इंटरेस्ट कितना है? 42963। और प्रिंसिपल कितना है? 268519। तो अब बताओ पहली किस्त में प्रिंसिपल ज्यादा है कम है? दूसरी किस्त में प्रिंसिपल ज्यादा है। पहली किस्त में प्रिंसिपल का अमाउंट कम है, दूसरी किस्त में प्रिंसिपल का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं। 6.48। 6.48 में लिखा हुआ है अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टुडे। एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में आज मुझे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये नहीं पता। ठीक है, अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टुडे। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टुडे। एक प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ पैसे मुझे आज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो वो एक्स हो गए। द प्रोजेक्ट विल यील्ड a single return at the end of 4 years, which is 4 times the original investment. ठीक है, सिंगल रिटर्न का मतलब क्या होता है? सिंगल रिटर्न का मतलब होता है सिर्फ एक ही बार कैश इनफ्लो आएगा, हर साल नहीं आएगा, सिर्फ एक ही बार कैश इनफ्लो आएगा। द प्रोजेक्ट विल यील्ड अ सिंगल रिटर्न एट द एंड ऑफ 4 years which is 4 times the original investment. इसका मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, यहां पर मुझे पैसे रिसीव होंगे, वो कितने होंगे? 4x। कंप्यूट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, IRR क्या होगा? तो अब हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि NPV is equals to present value of cash inflows minus present value of cash outflows। एज्यूम कर लो कि IRR जो है ना वो है A% या A है। अगर हम IRR को एज अ डिस्काउंटिंग परसेंटेज यूज करते हैं तो NPV कितनी होती है? तो हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल्स टू 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस A की पावर 4 माइनस x। अब ये माइनस का x उल्टे हाथ पर आएगा तो x इज इक्वल्स टू 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस A की पावर 4। 1 प्लस A की पावर 4 जो है वो लेफ्ट साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस A पावर 4 इज इक्वल्स टू 4। फिर 1 प्लस A, ये पावर 4 सीधे हाथ पर जाएगा तो 1/4। फिर A जो है वो हो जाएगा 4 पावर 1/4 माइनस 1। कितना आता है दोस्तों? ठीक है, 41.42%। ये आ रहा है क्या? पक्की बात है? इतना ज्यादा यही आ रहा है? यही है।
बताओ भाई, कोई मसला है? सही है। फिर 40, चलो 49 जरा आप लोग करो। Sharik needs 400,000 at the end of 50 year। तो हम यूं बना लेते हैं इसको, ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर इसको 4 लाख रुपए की जरूरत है। In order to have this amount, he will invest certain amount at the end of each year for 3 years। यहाँ पर इसने इन्वेस्टमेंट करी है। इंटरेस्ट रेट इज 8%। कंप्यूट द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। लेट से हम ईयर नंबर 4 को क्या ले लेते हैं, स्पॉट। किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो पहला वाला एक जो है वो 1, 2, 3 साल आगे आएगा। 1 + 8% पावर 3। फिर x मल्टीप्लाइड बाई 1 + 8% पावर 2। फिर x मल्टीप्लाइड बाई 1 + 8% पावर 1 इज इक्वल्स टू 4 लाख डिवाइडेड बाई 1 + 8% पावर 1। इसको करो सॉल्व और x की वैल्यू ढूंढो। वन 105,636 ए। ठीक है, ये तो आसान सवाल था, ये तो स्पॉट का सवाल था।
एनपीवी आईआरआर के सवाल जो होते हैं वो थोड़े मुश्किल ज्यादा होते हैं, है ना? ठीक है। बताओ कोई मसला है इसमें? अगले पे चले। Compute present value of a perpetual stream of cash flows of rupees 200 each starting from the end of fifth year if discount rate is 10%. परपेचुइटी याद है? एक होती थी ऑर्डिनरी परपेचुइटी। ऑर्डिनरी परपेचुइटी में क्या होता था? अगर ये नंबर 1 2 3 और इसी तरह से 4 5 6 पर अमाउंट हो, सारी अमाउंट्स को जीरो पे लेकर आना हो तो P इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई I। और दूसरी क्या होती थी? परपेचुइटी ड्यू। परपेचुइटी ड्यू में यह नंबर 0 पर भी R था, 1 पर भी था, 2 पर भी था। इस केस में फॉर्मूला होता था R ओवर I प्लस R। सही है। अब यहां पर है तो परपेचुइटी, लेकिन वो बोलता है compute present value of a perpetual stream of cash flows of rupees 200 each starting from the end of fifth year। है तो परपेचुइटी, लेकिन वो परपेचुइटी स्टार्ट कब हो रही है? वो परपेचुइटी जो है वो स्टार्ट हो रही है 5वें साल के आखिर से। यानी कि पहली बार जो 200 रुपए हैं वो 5 पर है, फिर 6 पर है, फिर 7 पर है, फिर 8 पर है एंड सो ऑन। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं। मैं 2 मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। मेथड नंबर 1, बैठ जाओ अली। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 ये है कि मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ P इज इक्वल्स टू R अपॉन I, यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 10%, तो आता है 2000। अब जब R ओवर I हम बेसिक फॉर्मूले में देखते हैं, अगर यह नंबर 1 2 और 3 पर R होता था तो फॉर्मूला लगाने से वो सारे R 0 पर आ जाते थे। यहाँ पर अगर R जो है वो यह नंबर 5 6 7 पर है तो फॉर्मूला लगाने से तुम बताओ ये R कहाँ पर, ये P कहाँ पर पहुंचा होगा? ये P 4 पर पहुंचा होगा। इससे क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से पहले R से एक टाइम पीरियड पहले आता है P। तो अगर 5 6 7 8 इस तरह से अगर R है तो वो 4 पर आएगा, लेकिन हमें तो 0 पर आना है। तो फिर हम इसको 2000 को डिवाइड कर देंगे फर्दर 1 प्लस 10% पावर 4 से, ताकि ये 0 पर आ जाए। बताओ क्या होगा? हाँ अब सर नहीं मिला की बुक पड़ी हुई अभी किसी के पास? बताओ 2000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 4 कितना होगा? 1366। तो इसका मतलब ए हो गया ना। ठीक है। किसी के पास सर नहीं मुल्ला की बुक है? ठीक है, 1366 ये एक मेथड हो गया। इस मेथड में हमने क्या किया? इस मेथड में हमारे पास ये नंबर 5 6 7 8 9 इधर जितने भी आर थे इन सबको डिस्काउंट कर कर मैं ले आया 4 पर। ये पहला काम।
और फिर जब 4 पर वैल्यू आ गई तो उसको 0 पे लेकर आने के लिए नॉर्मल वाली डिस्काउंटिंग कर ली। सही है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में जरा गौर से सुनना क्या करना है। इस सवाल में कैश फ्लोज कब से शुरू हो रहे हैं? ईयर 5 से? ईयर नंबर 1 2 3 और 4 पर है क्या? नहीं है। मैं पहले ईयर्स लिखता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ईयर 5 पर 200 रुपए, 6 पर 200 रुपए, 7 पर 200 रुपए, 8 पर 200 रुपए, ऐसा है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ईयर नंबर 1 पर, 2 पर, 3 पर और 4 पर भी 200 होते, अगर ईयर नंबर 1 2 3 और 4 पर भी 200 होते, हैं क्या? होते, तो तुम इन सबको 0 पर कैसे लेकर आते? क्या फॉर्मूला अप्लाई करते? अगर 1 2 3 4 पर भी 200 रुपए होते, है नहीं, लेकिन अगर होते तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता P इज इक्वल टू R ओवर आई, और हम बोल देते 200 डिवाइडेड बाई 10%, और हम बोल देते 2000। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, नॉर्मल तरीका। इसमें ये नंबर 1 2 3 और 4 के 200 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल है। इसमें ये नंबर 1 2 3 4 के जो 200 रुपए हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल है ना। लेकिन इन रियलिटी ये नंबर 1 2 3 और 4 पर कोई 200 रुपए हैं? इन रियलिटी ये है ही नहीं। लेकिन जब हम ये नीचे वाले 2000 की बात करते हैं तो इसमें यह नंबर 1 के 200 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू, यह 2 के 200 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू, यह नंबर 3 के 200 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू, और यह नंबर 4 के 200 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल है। तो हम अपने आंसर पर कैसे आए? माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? 1 2 3 और 4 के 200 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू। और क्योंकि हर साल पैसे सेम है तो ये एनवीटी है, और अगर ये एनवीटी है तो मैं ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यानी कि 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10% अप्लाई करता हूँ। इसका आंसर बताना कितना आता है? 300 एंड, नहीं नहीं, 634 आ रहा होगा। ये क्या किया मैंने ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया जिसके हिसाब से मैं 1 2 3 और 4 वाले 200 रुपयों को 0 पर लेकर आया। अब 2000 में से ये वैल्यू माइनस करता हूँ तो 1366 बच जाता है। ठीक है। ये था 6.50। अब 51 करते हैं, या चलो 50 तक ही करते हैं।
ये हमारे पास